दोस्तों, जैसा कि आज 2 अक्टूबर है, चलिए आज हम देखते हैं हमारे देश के 2 बहुत ही महान नेताओं के बारे में, 2 बहुत ही उत्तम पर्सनैलिटीज़ के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन को हमारे देश के लिए बहुत अलग-अलग तरीके से डिवोट किया। उन्होंने देखा हमारे देश में कहाँ ज़रूरत है, किस तरीके से ज़रूरत है। जब भी किसी भी तरह की कमी को उन्होंने पाया, उन्होंने अपनी लीडरशिप के थ्रू हमारे देशवासियों को लीड किया, उनको दिशा दिखाई और आज हम उनके प्रति हमारा नमन है और चलिए हम जानते हैं कि आज के दिन जन्मे 2 भारत के विशिष्ट नेताओं के बारे में, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी। तो शुरुआत करता हूँ मैं आज का डिस्कशन लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन काल के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का पूरा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। उनका जन्म आज के दीनदयाल उपाध्याय पहले के मुगलसराय नामक स्थान पे हुआ था और वो भी 2 अक्टूबर 1904 में। उनकी पढ़ाई काशी विद्यापीठ से हुई थी और वहीं पर उनको शास्त्री का लेवल या टाइटल दिया गया था, जिसका मतलब होता है स्कॉलर। उन्होंने अपना कास्ट ड्रिवन जो टाइटल था श्रीवास्तव, उन्होंने इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक़्त में 1921 में ड्रॉप कर दिया गया था। पूरा देश उनको निकनेम लाल के नाम से भी जानता था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन सरल स्वभाव, ईमानदारी और अपनी दृढ़ता के लिए जाना जाता है। उन्होंने देश को कई तरह के नारों और स्लोगन से उनका मनोबल बढ़ाया, जैसे जय जवान जय किसान का नारा बहुत ही फेमस है। लेकिन उनके जीवन का अंत बहुत ही रहस्यमयी रहा। शास्त्री जी की जयंती पर हम आज जानेंगे कि उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य, राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने क्या-क्या काम किया और उनके उनके मृत्यु से भी जुड़ी कुछ हम जानकारियों को आज हम साझा करने की कोशिश करेंगे। उनका जीवन जब शुरुआत होता है, समय काफ़ी कष्टकारी था, क्योंकि महज़ 1.5 साल की उम्र में उनके पिता का साया उनके सर से चला गया। उनका निहाल में रह के वो काफ़ी दिनों तक पढ़ाई-लिखाई किए और 16 साल की उम्र में उन्होंने देश की आज़ादी में शामिल होने के लिए पढ़ाई-लिखाई तक भी उन्होंने छोड़ दी। जब वो 17 साल के थे, तब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में भी भेज दिया गया। लेकिन यही 17 साल का लड़का जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, आने वाले समय में वो देश का प्रधानमंत्री भी बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को देश का नेतृत्व करने का मौका मिला। वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन केवल 1.5 साल के लिए ही वो प्रधानमंत्री पद पर रह सके। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को रहस्यमयी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रहस्यमयी मृत्यु की कहानी भी अब तक कोई जान नहीं पाया है। आज तक इनफैक्ट वो रहस्यमयी ही है। कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हुआ, लेकिन वहीं पर कुछ लोग और भी कहते हैं कि उन्हें ज़हर देकर मार दिया गया था। शास्त्री जी की मृत्यु और जो ताशकंद की कहानी काफ़ी हद तक कोरिलेट करती है। 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हो गई। इस जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार बातचीत का दिन आया, कई बार हम लोगों ने अलग-अलग जगहों पर जाकर बातचीत करने की कोशिश करी। लेकिन फाइनली ताशकंद नाम का एक जगह था, जहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ जाके हम एक न्यूट्रल वेन्यू है, वहाँ पर किसी का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, एक न्यूट्रल वेन्यू ताशकंद पे जाके हम डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे ये 1965 की वॉर को खत्म कर दें। लेकिन 1965 की वॉर एक मोटिवेटेड वॉर थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट किया था। वो चाहता था कि उसकी आर्मी जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर जाए और वहां पर जाके एक मैसिव इंसर्जेंसी करे इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। लेकिन वो ये करने में सक्षम नहीं हो पाया, क्योंकि ये लड़ाई केवल 17 सप्ताह तक चली। केवल 17 वीक्स तक ये लड़ाई चल पाई और उसके बाद पाकिस्तान को मजबूरन सोवियत संघ के तत्कालीन पीएम एलेक्सेई कोजोगिन के नेतृत्व में इस ताशकंद समझौते पर बैठना पड़ा। ये समझौता 10 जनवरी 1966 के दिन को तय हुआ और उसी दिन इस पे हस्ताक्षर हुआ। लेकिन हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को रात में रहस्यमयी परिस्थिति में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। सहज, सरल और ईमानदार व्यक्तित्व के मिसाल थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने और इससे पहले वो रेल मंत्री और गृह मंत्री जैसे पद भी संभाल चुके थे। लेकिन उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति जैसा ही था। वे प्रधानमंत्री आवास में भी खेती करते थे। कार्यकाल में मिले जो भी भत्ता और वेतन था, उसी से वो अपना परिवार का गुजारा करते थे। एक बार
ऐसी ऐसी कहानी है कि शास्त्री जी के बेटे ने प्रधानमंत्री कार्यालय की गाड़ी को इस्तेमाल कर लिया और शास्त्री जी को जब ये बात पता चली कि उनके उनके बेटे ने सरकारी गाड़ी को यूज़ करके अपने किसी निजी काम के लिए उसका इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने पूरा का पूरा विवरण सरकारी खाते में गाड़ी को निजी इस्तेमाल के रूप में यूज़ होने पर भुगतान भी किया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी उनके पास न तो खुद का घर था और न ही कोई संपत्ति। लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान और जय किसान नारे के भी उद्घोषक थे। जब वे प्रधानमंत्री बने तब देश में अनाज का संकट था और मॉनसून भी कमजोर था। ऐसे में देश में लगभग अकाल की नौबत आ गई थी। अगस्त 1965 में दशहरे के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी दिल्ली के रामलीला मैदान में गए और वहां पर पहली बार उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस नारे को भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहा जाता है। लेकिन किसान और जवान के श्रम को उन्होंने पहली बार ये देश के सामने रखा कि उनके बिना शायद ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उन्होंने इस मौके पे ये भी कहा कि क्यों नहीं पूरा देश सप्ताह में 1 दिन उपवास करे, और वो खुद भी ऐसा करते थे। देश के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी का अहम कार्य कई तरह से देखा जा सकता है। वो कई मायनों में आर्थिक सुधारक भी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे जिन्होंने परमाणु बम की परियोजना शुरू की थी। इनफैक्ट न्यूक्लियर जो बम के तौर पे यूज करना चाहिए इंडिया को, इसका जो परिकल्पना है, इसकी जो डिजाइनिंग है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर ही स्टार्ट हो गई थी। हरित और श्वेत क्रांति क्रांति की शुरुआत भी शास्त्री जी ने ही की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर और जो युद्ध की बात मैंने कही, उसमें ऑलरेडी हम जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही नेतृत्व और लीडरशिप किया था। अब थोड़ा-सा और ऐसे फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मली आम बोलचाल और कोलोकियल लैंग्वेज में है ही नहीं। इनफैक्ट लाल बहादुर शास्त्री बचपन में एक बहुत ही स्किल्ड कुश्तीबाज थे। वो एक बहुत ही अच्छे रेसलर थे। वो बहुत अच्छा बोलते थे, ये तो हम सब जानते हैं। वो एक वेजिटेरियन थे। गांधीयन प्रिंसिपल को बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किया था। वो बहुत ही क्लोज़ली अपने फैमिली के साथ अपने समय को बिताते थे। वो एक बहुत ही डिवोट हस्बैंड, फादर, और उनके लिए अपनी फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी थी। इनफैक्ट उनको अपने देश में पीपल्स प्राइम मिनिस्टर, लोगों का प्रधानमंत्री कहा जाता था। इस तरह से हम जानते हैं अपने खुद के सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, देश के लाल के बारे में। तो दोस्तों, इन सब तथ्यों से पता चलता है कि हमारे देश के जो विचारक थे, जो पहले के हमारे कुछ ऐसे लोग थे नेतृत्व में जो थे, उन्होंने देश को केवल लीड नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनको मॉरल कंपास पे भी हमारे देश को रखा, और लाल बहादुर शास्त्री उनमें से एक थे। अब थोड़ा बहुत समझते हैं गांधी जी के बारे में। देखिए, गांधी जी के बारे में नॉर्मली बहुत बात हो चुकी है, बहुत लोग उनके जीवन के बारे में जानते हैं। इनफैक्ट उनकी जो किताब है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो 54 लाख कॉपीज़ उसकी बिक चुकी हैं, कई भाषाओं में बिक चुकी हैं और एक तरह से बेस्ट सेलर है। लेकिन उनके बारे में भी कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो आज भी लोगों को शायद उतनी मात्रा में नहीं पता, जितने मात्रा में अगर उनको बताया जाए तो अब पता चलेगा। तो चलिए उनके बारे में भी कुछ कन्वर्सेशन को बढ़ाते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं। गांधी जी, हम सब जानते हैं कि कई बार वो जेल गए, लेकिन टोटल नंबर जो गांधी जी के जेल जाने का था वो 11 बार का था। इन ऑल अपने जीवन का उन्होंने 11 साल और 19 दिन जेल में बिताया। गांधी जी 17 बार फास्टिंग पे गए और 21 दिनों तक एट ए स्ट्रेच फास्टिंग उन्होंने 3 बार की। एक बार उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए किया था, दूसरी बार उन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए फास्टिंग की थी, और तीसरी बार वो इसलिए फास्ट किए थे क्योंकि लोगों को अंग्रेज काल में बिना कोई चार्ज के जेल में डाल दिया था, उनको डिटेन कर लिया था। तो तीसरी बार जो उन्होंने 21 दिन की फास्ट की थी, वो इस कारण से कि लोगों को आप जब भी जेल में डाल रहे हो या उनको डिटेन कर रहे हो, तो उनके ऊपर चार्जेस आप बताओ क्या है। तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अनटचेबिलिटी और प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डिटेंशन विदाउट चार्जेस के बारे में उन्होंने 3 बार लगातार 21 दिनों की फास्टिंग की थी। और इसके अलावा उनकी जो फास्टिंग नॉर्मली थी, जो उन्होंने पूरे जीवन में लगभग 11 बार के आसपास 17 बार के आसपास उन्होंने फास्टिंग की थी। अपने जीवन में वो काफ़ी बार सुने जाते थे कि बहुत चलते थे वो।
वो कई बार कैंपेन पे जाते थे, वॉकिंग करते थे। नमक सत्याग्रह के समय उन्होंने कई बार दांडी यात्रा में लोगों के सामने उदाहरण पेश किया कि किस तरह से चल के वो लोगों तक, गाँव पर पहुँच के अपनी बातों बातों को रखते थे और लोगों तक कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। तो उस डेटा को अगर लेकर देखा जाए तो इन ऑल वो लगभग 80,000 किलोमीटर अप्रॉक्सिमेटली है ये डेटा, लेकिन कुछ एक्यूरेट डेटा बोलूँ तो ये 79,000 किलोमीटर उन्होंने टोटल डिस्टेंस अपने जीवन में अलग-अलग कैंपेन में चलकर 1914 से 1948 तक किया। अगर इस पूरे डेटा को देखा जाए 79,000 किलोमीटर के, तो ये एक तरह से पूरे वर्ल्ड को 2 बार चलने लायक है, इतना बड़ा डिस्टेंस। गांधी जी 18 किलोमीटर एक दिन में चलते थे, नियरली 40 साल उन्होंने ये डिस्टेंस मतलब ये चलते रहे ऐसा। 27 साल गांधी जी केवल एक लॉइन क्लॉथ को पर उन्होंने बिता दिया। 1921 सितंबर से उन्होंने अपना वार्डरोब त्याग दिया था। 1930 में गांधी जी का नाम टाइम्स मैगजीन में मैन ऑफ द ईयर आया था। उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स और ऐसे लिखे थे, उन्होंने 3 न्यूज़पेपर फाउंड किए थे और 3 किताबें उन्होंने लिखी थी। टोटल जो लिखने वाला कलेक्शन है अगर गांधी जी के बारे में हम नोटिस करें, तो वो लगभग 50,000 पेज से ऊपर जाता है। जो 3 न्यूज़पेपर और 3 बुक्स गांधी जी ने लिखे थे, उनके नाम कुछ इस तरह हैं। 3 जो आर्टिकल्स या एसेज उन्होंने लिखे थे, 3 न्यूज़पेपर जो उन्होंने बनाए थे, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन जो 1903 में उन्होंने लिखा था या स्टार्ट किया था, हरिजन जो 1933 में उन्होंने स्टार्ट किया था और यंग इंडिया उन्होंने 1919 में स्टार्ट किया था। और 3 किताबें जो गांधी जी ने लिखी थी, वो थी हिंद स्वराज, जिसको इंडियन होम रूल भी कहते हैं, 1909 में इन्होंने लिखा था। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इन्होंने ये बुक 1928 में लिखी थी और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसको इन्होंने 1929 में लिखा था। एक्चुअली लिखने वाले महादेव देसाई थे, इन्होंने अपनी बातों को उनके सामने रखा था। उनकी जो किताब जैसा मैंने कहा आपको माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये लगभग 57 लाख कॉपी 57-58 लाख कॉपी 2019-20 तक बिक चुकी थी। इंग्लिश में ही ये कॉपी लगभग 21 लाख बिकी थी। मलयालम तक में ये कॉपी 8 साढ़े 8 लाख के आसपास बिकी थी। उनको नोबेल पीस प्राइज लगभग 5 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे जीवन में उनको कभी भी नोबेल पीस प्राइज एक बार भी नहीं मिला। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने बेसिकली ये महात्मा का टाइटल गांधी जी को दिया था। उनका जो रेजिलियंस था, जो उनका रिजॉल्व था, डिटर्मिनेशन था, गांधी जी उसके लिए जाने जाते थे। इनफैक्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट जो था उनका, नॉन वायलेंट वे ऑफ प्रोटेस्ट, इसके लिए जो सत्याग्रह की नीति वो अपनाते थे, जिसका उदाहरण उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा था। जो जनरल स्मट्स के अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह करके वहां पर लोगों को मूवमेंट के पासेस से फ्री करवाया था, ये एक बहुत ही बड़ी जीत थी। और उसके बाद जब वो अफ्रीका से इंडिया आए थे 1914 में, तो उन्होंने कहा था यही कि अगर हम बहुत ही रूल बेस्ड तरीके से अगर हम सत्याग्रह फॉलो करेंगे, तो 1919 में जो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा था 1 साल के अंदर अंग्रेज देश छोड़ के भागने पर विवश हो जाएंगे। उन्होंने खुद को बहुत सफर करवाया इस पूरे स्ट्रगल के दौरान, और वो चाहते थे कि उनके स्ट्रगल को देखते हुए उनके दुश्मन पिघल जाएं। और इसी डिजायर से उन्होंने कई बार लोगों को कहा कि अपने दुश्मनों को आप माफ कर दो। हालांकि उनकी इस नीति को कई बार आलोचना का सामना भी करना पड़ा। एक गाल के बदले दूसरा गाल देना बहुत बार लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन उनका तात्पर्य केवल ये था कि अगर आप अपने कष्ट को दूसरों को दिखाओ, तो सामने वाला इंसान के अंदर भी एक ईश्वर, एक भगवान का रूप है, और कहीं ना कहीं वो आपके दर्द को देखकर उसको भी दुख होगा और वो अंततः अपने व्यवहार को बदलेगा। तो उनका कहना था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कि हर एक इंसान का अगर अगले की आंख को फोड़ दे, क्योंकि उसका आंख फोड़ा गया है, तो इस तरह से पूरी दुनिया अंधी और बहरी हो जाएगी। तो उनका कहना था कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इसमें है कि इंसान एक दूसरे के भावों को, एक दूसरे के दुख को समझे और उसी अनुरूप अपने व्यवहार को बदले। वो इंटरनल चेंज की बात करते थे। जो स्वच्छता अभियान आज आप देखते हैं गांधी जी के लोगों को, गांधी जी के चश्मे के लोगों को यूज करके बनाया गया है, वो कई मायनों में स्वच्छता को इंगित करता है, आइडेंटिफाई करता है। वो स्वच्छता केवल अपने घर के आसपास की जमीनी और फिजिकल क्लीनलीनेस की बात नहीं करता, बल्कि वो आंतरिक क्लीनलीनेस की भी बात करता है। तो इस तरह से हमारे देश में जो ये 2 बहुत ही गुणवान और बहुत ही ऊंचे ओहदे के जो नेता थे, जिनका जन्म एक ही दिन यानी 2 अक्टूबर को होता है, इस तरह से उनके बारे में मैं कुछ तथ्य आपके सामने में रखना चाह रहा था। हम कोशिश भी करें मिलियन टाइम्स भी, तो शायद हमारे देश में दूसरा महात्मा और दूसरा लाल पैदा नहीं होगा, लेकिन इस तरह से हम उनको एक
भावभीनी श्रद्धांजलि ज़रूर दे सकते हैं। तो उनके भावों को अपने जीवन में ले आएँ, उनके चरित्र को अपने जीवन से चरितार्थ करें और ये एक तरीका होगा कि हम अपने देश में वापस से ऐसे नेतृत्व को आप बढ़ता देखें, आते हुए देखें, जो हमारे देश की कभी नींव को रखने में सफल हुए थे। तो दोस्तों इस तरह से इन 2 नेतृत्व के बारे में हम आज का ये लाइव खत्म करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके सामने ऐसे ही कुछ अच्छे पर्सनैलिटीज़ के बारे में और भी रोचक तथ्य लेके आएँ। और हमारा दूसरा लाइव इनफैक्ट 4:30 यानी 4:30 के आस-पास होगा, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे बताना कि प्रधानमंत्री मोदी जो तेलंगाना विज़िट उन्होंने किया था, तो ये जो इनका ऑब्वियसली पॉलिटिकल टूर था, कैंपेन रिलेटेड टूर था, लेकिन वो जो तेलंगाना में जाके उन्होंने जिस जिस प्रोग्राम को उन्होंने स्टार्ट किया, जिस पॉइंट पे उन्होंने लोगों को टच करने की कोशिश करी, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल कनेक्ट है, सोशल कनेक्ट है और कल्चरल कनेक्ट है। तो इन सब इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम कोशिश करेंगे थोड़ा और डिटेल में जानना, ताकि हम देश की और व्यापकता को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ।